क्लास 8 चैप्टर का नाम है फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स का मतलब तो हम लोग जानते हैं बचपन से, पुल या पुश करना, पुल या पुश करना को हम फोर्स कह सकते हैं, ठीक है ना। अब फोर्स से होता क्या है, फोर्स से हम लोग किसी चीज़ को, कोई चीज़ रेस्ट में है, कोई बॉडी तो रेस्ट में है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फोर्स लगा के मोशन में दे सकते हैं, है ना, काइनेटिक दे सकते हैं, उसको एक चला सकते हैं। और फोर्स के क्या हो सकता है, फोर्स से हम क्या चीज़ें कर सकते हैं, कोई चीज़ मूविंग में है तो उसे हम लोग रोक सकते हैं, उसे हम लोग रोक सकते हैं। या फिर कोई चीज़ मूविंग में उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, जैसे फुटबॉल हम लोग खेलते हैं, डायरेक्शन चेंज करते हैं कि नहीं करते। इसी तरह किसी बॉडी का शेप या साइज चेंज कर सकते हैं, जैसे इलास्टिक है, इलास्टिक को खींच दो उसका साइज चेंज हो जाएगा। इसी तरह बॉल है, रबड़ वाली बॉल के साथ दबा दो उसका शेप चेंज हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें हम लोग फोर्स से कर सकते हैं। तो खैर ये तो बचपन वाली बातें हो गई कि फोर्स का मतलब क्या है, ये तो बचपन की बातें हो गई। तो क्लास 8 में क्या हम ये थोड़ी ना सीखेंगे कि फोर्स से क्या क्या होता है, और भी हम लोग डिटेल में चीज़ों को सीखेंगे, ठीक है। तो इसके बाद है प्रेशर। प्रेशर से क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर किसी बॉडी को फोर्स लगाएंगे तो उस बॉडी में, यानी कि अगर मैं ये से पेन पे फोर्स लगा रहा हूँ, फोर्स किस तरफ लगा रहा हूँ, इस बुक में, तो इस बुक को एक प्रेशर फील होगा, इस बुक को, इस पेज को एक प्रेशर फील होगा, यानी कि उस पर्टिकुलर एरिया के लिए एक प्रेशर फील होगा, ठीक है ना। एक इफेक्ट, एक इम्पैक्ट फील होगा, वो इम्पैक्ट को हम लोग बोलते हैं प्रेशर, पर्टिकुलर एरिया के लिए, ठीक है ना। तो फोर द प्रेशर में बेसिकली क्लास 8 के हिसाब से हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं देख लो। एक तो हम लोग पढ़ेंगे टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है, दूसरा पढ़ेंगे हम लोग फ्लूइड प्रेशर, प्रेशर मतलब प्रेशर में फ्लूइड प्रेशर क्या है, फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, फिर लॉज ऑफ लिक्विड प्रेशर। तो काफ़ी सारी नई चीज़ें क्लास 8 में पढ़ने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं क्लास 7 के बाद क्लास 8 की पढ़ाई आप थोड़ा सा एक्सटेंडेड होगी। फिज़िक्स में तो काफ़ी हो जाएगी, काफ़ी रीजनिंग और कॉन्सेप्ट बेस में स्टडी होने वाली है। फिर आगे 9th 10th में जाओगे तो टोटल फिर कॉन्सेप्ट और रीजनिंग मतलब पूरा क्वेश्चन पेपर ही 75% क्वेश्चन पेपर तो न्यूमेरिकल में आने लगता है, ठीक है ना। तो फिज़िक्स धीरे धीरे आपकी चेंज हो रही है और काफ़ी डीप हम लोग जा रहे हैं। तो ये सारे टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक यूजिंग करेक्ट टर्म फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो यहाँ पे बोला गया है कि मोशन के बारे में कि कहाँ पर रेक्टिलिनियर मोशन है, कहाँ पर सर्कुलरी मोशन है, कहाँ पे ऑस्किलेटरी मोशन है और कहाँ पर कर्विलिनियर मोशन है। तो आप जब ये बॉल को देखोगे, बॉल ऐसे जा रही है सिंगल लाइन पर, जब कोई भी मोशन सिंगल लाइन पर होता है तो हम लोग कहते हैं रेक्टिलिनियर है। क्या है, रेक्टिलिनियर है, ठीक है। तो जब फैन घूम रहा है तो हम कहेंगे सर्कुलेटरी मोशन है, हम लोग कहेंगे सर्कुलेटरी मोशन है। ठीक इसी तरीके से ये जो बॉडी अप डाउन हो रही है, अप डाउन मतलब जो झूला है, स्विंग मतलब एक पेंडुलम जैसा आगे पीछे इस तरीके से हो रहा है, तो हम इसे कह सकते हैं ऑस्किलेटरी मोशन है। हम लोग कह सकते हैं इसे, झूला है, झूला स्विंग ऐसे 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 झूल रहा है ना, ये क्या है, ऑस्किलेट कर रहा है, ऑस्किलेटरी मोशन है, ठीक है ना। या फिर इसको हम लोग कर्विलिनियर भी कह सकते हैं, लेकिन नहीं, ऑस्किलेटरी करो ज़्यादा अच्छा है, ऑस्किलेट कर रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अलग अलग मोशन के टाइप्स हैं। यहाँ पे मैंने बता दिया कि कौन सा मोशन कौन सा टाइप का होता है, और ये चीज़ें तो हम लोग क्लास 7 में सीखी हुई हैं। नया जो टॉपिक पढ़ेंगे क्लास 8 के हिसाब से, यह आपको नया टर्म नज़र आएगा, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। मतलब फोर्स तो हमें जानते हैं, पुल पुश करना, ताकत लगाना मतलब फोर्स होता है, लेकिन टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या है। सो विल रीड, थोड़ा सा बुक को भी रीड करना चाहिए ताकि जिससे कि बुक की भी रीडिंग, बुक की भी लैंग्वेज आपको समझ में आए और आप मेरी लैंग्वेज, मेरे एक्सप्लेनेशन को आप लिंक कर पाओ। सो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन इन द प्रीवियस क्लास। व्हेन अ बॉडी मूव्स इन ए स्ट्रेट पाथ अंडर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जब हम किसी बॉडी को फोर्स लगा के स्ट्रेट लाइन में मोशन करा रहे हैं, एज इन द केस ऑफ बुलेट दैट हैज़ बीन फायर्ड और a vehicle moving along a straight road, the motion is said to be translational और लीनियर मोशन। लीनियर मोशन हो रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे बॉडी जा रही है, तो क्या है, देखो ये लीनियर मोशन है, ठीक है ना।
However, the motion of object about a fixed central point called the axis of rotational is circular motion. मतलब कि अगर हम इस पेन को इस तरह फिक्स कर दें, एक जहाँ पर इस एक्सिस में, ये एक्सिस हो गया, फिक्स कर दिया, फिर मैं अगर इसको इस तरीके से मोशन कराऊँ ये, तो ये हम कह सकते हैं अगर ये पूरा घुमा रहा हूँ तो ये सर्कुलरली मोशन हो गया, फैन घूमना, या फिर डोर जैसा समझ लो, डोर, तो ठीक है, ये भी एक तरह से मोशन हो गया फिक्स एक्सिस में। तो एग्जांपल के तौर पे स्पैनर बीइंग यूज्ड टू टाइटन ए नट, मतलब हमने रिंच या स्पैनर है, स्पैनर रिंच होता है पेच खोलने वाला, ये जो नट होते हैं, नट बोल्ट या नट खोलने के लिए रिंच यूज करते हैं, तो वो क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट तो होता है, ऐसे करके खोलते हैं, ऐसे करके खोलते हैं, टर्निंग इफेक्ट ही होता है, ठीक है ना। ए स्टोन टाइट टू स्ट्रिंग इज वर्ल्ड अराउंड, ठीक है ना, स्टोन टाइट मतलब इस तरह हमने एक धागे में स्टोन के बांधा और ऐसे करके घुमा रहे हैं, तो ये भी कह सकते हैं हम लोग टर्निंग इफेक्ट है। ये डोर बीइंग पुश्ड, डोर का सबसे अच्छा एग्जांपल ले लो कि डोर देखो किस तरीके से खुलता है, बंद होता है, ठीक है। चिल्ड्रेन प्लेइंग ऑन सी सॉ, चिल्ड्रेन प्लेइंग से दो, चिल्ड्रेन में भी जो सी सॉ होता है, जो बच्चे झूला झूलते हैं सी सॉ में, वो भी देखो एक एक्सिस से फिक्स रहता है ना, इस तरीके से एक एक्सिस फिक्स है, ये सी सॉ हो गया ना, ये भी एक मोशन है, ठीक है, ऑस्किलेटरी मोशन भी कह सकते हो, लेकिन ये एक पेंडुलम कैसा होता है, पेंडुलम भी एक्सिस से फिक्स रहता है, ऐसे होता है ना, ऐसे, यानी सब में कहीं ना कहीं से सर्कुलेटरी टाइप की चीज़ें लग रही हैं, है ना। यानी जब आप एक पेन लोगे और ऐसे जब तुम मोशन करोगे, पेन का निशान यहाँ लगाओ, तो ये कुछ इस तरीके से कर्व टाइप का बन जाएगा, तो कर्वी लीनियर भी कह सकते हो आप, ठीक है ना। तो चिल्ड्रेन प्लेइंग इसी तो इज ए फिक्स सेंटर अराउंड द विच बॉडी डन, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, जैसे डोर हुआ, शीशा हो गया, कहीं ना कहीं शीशा हो गया, डोर हो गया, या फिर तुम्हारा झूला हो गया, कहीं ना कहीं से फिक्स है, कहीं पर पॉइंट फिक्स है, उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में पूरी जो बॉडी है मूव कर रही है, उस फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। सो फिक्स अराउंड द बॉडी टर्न्स, द फोर्स इज अप्लाइड एट अ सुटेबल डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू मूव द बॉडी, ठीक है। तो फोर्स इज अप्लाइड एट अ सुटेबल डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस रोटेशन। तो हम लोग करते क्या है, अगर मैं एग्जांपल ले लूँ इसका, एक डोर का एग्जांपल ले लूँ, अब मुझे डोर खोलना है, स्केच पेन नहीं है, मुझे डोर खोलना, यहाँ पे देखो इंजेस लगे रहते हैं, जिससे क्या होता है, डोर फिक्स होता है यहाँ पर। और हम लोग हैंडल कहाँ लगाते हैं, सोचो ज़रा, हैंडल हम लोग यहाँ पर कहीं लगाते हैं, दूर थोड़ा सा, हम लोग एक पर्टिकुलर जहाँ से फिक्स पॉइंट है, जहाँ पर डोर फिक्स है, उससे कुछ दूरी पर हम लोग हैंडल लगाते हैं, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, वो डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर कुछ एक हैंडल लगाते हैं, देखो हैंडल यहाँ नहीं लगाते हैं, थोड़ा दूर जाके लगाते हैं। अगर सोचो हैंडल यहाँ क्यों नहीं लगाते हैं, है ना, जहाँ पर फिक्स है वहाँ खुलेगा नहीं, बहुत ताकत लगानी पड़ेगी, तो यानी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हम लोग को हैंडल लगाना पड़ता है, ठीक है ना। सो वही बता रही कि द फोर्स इज अप्लाइड, तो यहाँ से हम लोग फोर्स लगाने की कोशिश करते हैं, हम लोग हैंडल देखो पर्टिकुलर दूरी पर लगाते हैं, और यहाँ पर कोशिश करते हैं यहाँ से हम लोग फोर्स लगाएं और हमें डोर ओपन या बंद कर दें, डोर ओपन या बंद कर दें, यहीं पर फोर्स लगाएंगे ना, इसी हैंडल पे, बिल्कुल देखो यहाँ पर हैंडल नहीं लगाते हैं, फोर्स हम लोग यहाँ पे, जहाँ पे हैंडल है वहाँ पे समझो फोर्स लगाना है, ठीक है ना। तो इन केस ऑफ द डोर दिस डिस्टेंस इज फ्रॉम इंजेस टू वेयर द हैंड पुश और पुल द डोर, बताया मैंने। दिस टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अबाउट ए फिक्स एक्सिस इज कॉल्ड मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो कोई भी चीज़ को घुमाने के लिए भाई डोर को भी कहीं ना कहीं तो ओपन करने लोग घुमाना ही हुआ ना, डोर को भी क्या कर रहे हैं हम लोग, कहीं ना कहीं से ऐसे करके घुमा रहे हैं ना, टर्निंग ही तो दे रहे हैं। तो टर्निंग देने के लिए जो फोर्स लगाते हैं हम लोग, उसी को बोलते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क, ठीक है ना। तो टॉर्क या फिर मूवमेंट ऑफ फोर्स याद रखना, यानी कि वो फोर्स जो चीज़ हमें किसी फिक्स एक्सिस से घुमाने के लिए लगा रहे हैं, टर्निंग देने के लिए लगा रहे हैं, वो फोर्स किसी बॉडी को टर्निंग देने के लगा रहे हैं किसी फिक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो उसको बोलते हैं हम लोग
टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या है? स्केच पेन निकालो जरा। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स, जो हमने फोर्स लगाया, इनटू एक पर्टिकुलर परपेंडिकुलर डिस्टेंस में फोर्स लगाया। जैसे ये यहाँ पे फोर्स लगाया, कितना न्यूटन लगाया? 10 न्यूटन लगाया। यह हैंडल कितना दूर था फिक्स एक्सिस से? 5 मीटर था। तो तुमने कितना टर्म मोमेंट ऑफ फोर्स दिया? तो निकाल लो टॉर्क। 10 न्यूटन इंटू डिस्टेंस कितना है परपेंडिकुलर? 5 पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस में 5, यानी 50 Nm तुमने फोर्स लगाया, टॉर्क लगाया, नॉट फोर्स, टॉर्क। टर्निंग मोमेंट ऑफ फोर्स कितना मिला तुम्हें? 50 न्यूटन। अगर तुमने तो ताकत लगाई 10 न्यूटन, और ये तुमने अपने दिमाग से, इंजीनियरिंग दिमाग तुम्हारा, कौन सा दिमाग? इंजन दिमाग, ठीक है ना, तुम्हारे ऐसे बच्चों का। अब सॉरी लेट डाउन करने के सॉरी, ठीक है। सुनो कहाँ पर थे? हैंडल। तो तुमने क्या किया? दिमाग ज़्यादा लगा के हैंडल तुमने पास में कर दिया, तुमने 2 मीटर में कर दिया। कितने तेज तुमने 2 मीटर में कर दिया। अब की बार हैंडल कितना मीटर दूर हो गया? 2 मीटर दूर हो गया, ठीक है ना। तो 10 इंटू 2 कितना Nm हो गया? 10 Nm, यानी अब की बार टॉर्क कितना मिल रहा है? 20 Nm। तो क्या यह अच्छी इंजीनियरिंग है? ये अच्छी इंजीनियरिंग नहीं है, ये अच्छी इंजीनियरिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमने पढ़ाई क्या की थी? तुमने पढ़ाई की थी कि हमें टॉर्क मैक्सिमम कब मिलेगा। या तो फोर्स ज़्यादा लगा दो, या तो यहाँ पर फोर्स लगा रहे हो फिक्स एक्सिस से उसका डिस्टेंस मैक्सिमम हो। इसीलिए हैंडल देखो एकदम दूर इस किनारे बने रहते हैं, इस किनारे पे नहीं बने रहते हैं। समझ में आई बात? तो ये चीज़ याद रखना, जिससे कि हमें मोमेंट ऑफ फोर्स अच्छा मिलेगा। मोमेंट ऑफ फोर्स अच्छा मिलेगा तो हमें कम ताकत में ज़्यादा काम करने को मिल जाएगा। इज इट क्लियर नाउ? ठीक है, तो वीडियो पॉज करके पहले इतना अच्छे से प्रैक्टिस करो बुक से, और न्यूमेरिकल्स आगे एक्सप्लेनेशन है। तो अब न्यूमेरिकल इसमें क्या आएंगे बताओ? तो एक दो न्यूमेरिकल देखो कैसे आएंगे। तुम्हारे पास टर्निंग फोर्स का ये फॉर्मूला है, टॉर्क को इस तरह भी सिंबल दे सकते हो, टाउ, ये बोलते टाउ इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये 3 वेरिएबल का तुम्हारे पास फॉर्मूला है। टॉर्क मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स, तो सम टाइम तुम्हें मोमेंट ऑफ फोर्स दिया होगा, डिस्टेंस दे सकता हो सकता है तुमसे फोर्स पूछे, हो सकता हो फोर्स और डिस्टेंस दे दिया जाए टॉर्क पूछ ले, हो सकता हो टॉर्क और डिस्टेंस दे दिया जाए तो फोर्स पूछ ले, तो फोर्स और टॉर्क दे दिया जाए तो हो सकता हो डिस्टेंस पूछ ले। एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हें हाँ तीनों देते रहे एग्जाम्पल। अब इसमें ऐसे कुछ है ही नहीं, बस देखो तुम्हारे पास फोर्स दिया हुआ है 10 Nm, नॉट Nm, 10 न्यूटन, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हैंडल जो लगा हुआ है इंजस से, डोर के इंजस से समझो 20 सेंटीमीटर पे लगा हुआ है, और तुमसे पूछा है कि बताओ टॉर्क क्या है या मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है। तो हमने फॉर्मूला लगाया, हमने फॉर्मूला याद किया हुआ, तो हमने फॉर्मूला लगाया फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है? 10 न्यूटन है, इंटू डिस्टेंस कितना है? 20 सेंटीमीटर नहीं चलेगा, सेंटीमीटर नहीं चलेगा। सेंटीमीटर एसआई यूनिट नहीं है, मैं बता चुका हूँ कई बार। आपको एसआई यूनिट के हिसाब से ही चलना है। सेंटीमीटर एसआई यूनिट नहीं है, एसआई यूनिट है मीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय आपको 100 करना पड़ेगा, देन इट बिकम मीटर। नाउ यू कैन कैलकुलेट एंड रिड्यूस 10 टू 20 वाले के 10 से, एंड अगेन 10 टू फ्रॉम दिस 10 वाले 10 से 2 0 कट गया, 2 इंटू 1 2 आ गया क्या? Nm। तो टॉर्क ये तुम दिखाओगे या दिखाओगी वॉट एवर, आपको Nm में बताना है। किसे बताना है? Nm में बताना है, ठीक है ना। तो ऐसा भी हो सकता है, या समटाइम तुम्हें बोल दे कि फोर्स तुम्हें दिया हुआ है 10 न्यूटन और तुम्हें टॉर्क दे दिया गया, आपकी बात टॉर्क दे दिया गया तुम्हें 20 Nm, और हो सकता है तुमसे क्या पूछा जाए? तुमसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा जाए। तो क्या दिक्कत है तुम्हें बताओ? तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम्हें फॉर्मूला मालूम है,
कि टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। टॉर्क के नीचे हमने टॉर्क डाल दिया 20 N। टॉर्क के नीचे टॉर्क दिया ना तुम्हें। टॉर्क के नीचे टॉर्क इक्वल टू के नहीं, इक्वल टू फोर्स के नीचे फोर्स, और डिस्टेंस तो भाई हमें पता ही नहीं है। अब क्या होगा, 10 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस में रिलेशन क्या है, मल्टीप्लाई का है। अब हमें डिस्टेंस चाहिए तो डिस्टेंस को हम तना रख देंगे और इधर वाले फोर्स के नीचे इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो 20 Nm अपॉन 10 N, देखो 10 1 था 10 2 था 20, N से N कट गया, बचा 2 मीटर। अच्छा Nm भी कट गया और क्या, तभी तो 2 मीटर आएगा। और ये बात सही भी है, डिस्टेंस हमारा SI यूनिट में आ गया, ये बात सही भी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से सॉल्व करना है, मतलब एकदम हलवा है, मतलब ऐसा हलवा है। एक तो खाना तो आसान है ही, खाना तो आसान है ही, अब खाना तो आसान है और तुम्हें वो भी कोई और खिला रहा है, इतने बड़े तुम बड़े वाले हो, ये कह सकते हो, ठीक है। तो डिस्टेंस दिया हुआ है 2 मीटर अब की बार, और 2 मीटर नहीं, मैंने लिया है 20 मिलीमीटर दिया हुआ। चलो एक इसका ले लें स्पैनर। और तुम्हें टॉर्क अब की बार दे दिया गया है कि तुम्हें टॉर्क कितना चाहिए, टॉर्क चाहिए तुम्हें 10 Nm चाहिए। तो बताओ मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब कि तुम्हें एक नट बोल्ट खोलना है, बोल्ट खोलना है। बोल्ट के लिए डिमांड क्या है कि 10 Nm डिमांड है। बोल्ट के लिए टर्निंग इफेक्ट का क्या डिमांड है, 10 Nm, 10 Nm टर्निंग इफेक्ट चाहिए। ये बोल्ट की डिमांड है, ये हमें मालूम है। साथ में जो स्पैनर का जो डिस्टेंस है वो 20 mm है, छोटा सा स्पैनर है, मतलब रिंच है, ये 20, इसके जो डिस्टेंस है वो 20 mm है, जस्ट 20 mm छोटा सा, ठीक है। मैंने समझाने के लिए mm ले लिया। अब तुम्हें ये बताना है कि यार उस बोल्ट को खोलने के लिए मुझे कितनी ताकत लगानी पड़ेगी। बोल्ट की रिक्वायरमेंट मालूम पड़ गया तुम्हें कि यार इस बोल्ट को खोलने के लिए तुम्हें 10 न्यूटन मीटर चाहिए, ये रिक्वायरमेंट मालूम है कि 10 न्यूटन मीटर से खुलता है ये बोल्ट, इसका टर्निंग इफेक्ट कितना है। डिस्टेंस भी स्पैनर का मालूम है 20 mm है कि जो तुम्हारा रिंच है तो 20 mm का गैप में है। यहाँ तुम हाथ से पकड़ोगे और यहाँ पर तुम्हारा क्या होगा, नट को तुम फंसाओगे, बोल्ट को फंसाओगे तुम, या नट को फंसाओगे, ठीक है। ऐसे करके लगाते ना, ऐसे करके ये इस तरीके से। चलो तो यार कितनी ताकत लगानी पड़ेगी, कोई बात नहीं, हमें तो फॉर्मूला मालूम है, हमें फॉर्मूला मालूम है, फोर्स इज इक्वल टू ना तुम क्या करो, ओरिजिनल फॉर्मूला टॉर्क से ही लेके चलो। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है ना। यानी फोर्स इज इक्वल टू टॉर्क के नीचे क्या आ जाएगा, अरे भाई फोर्स तो यहीं रखोगे, डिस्टेंस इधर आके डिवाइड में होगा, तो वही तो डिवाइड कराया, देखो ना, टॉर्क के नीचे डिस्टेंस डिवाइड हुआ, टॉर्क के नीचे डिस्टेंस डिवाइड होगा। इस बार फोर्स नहीं देंगे ना, अब की बार फोर्स निकालना है, अब की बार फोर्स निकालना है। सिमिलर ही है तो बस एक फॉर्मूला तो वही है ना, एक फॉर्मूला याद रखो, लेफ्ट राइट मारते हैं। एक फॉर्मूला याद रखो, टॉर्क इज इक्वल टू TFD, क्या याद रखोगे, TFD। तो फोर्स दिया, टॉर्क कितना दिया है भाई, 10 Nm दिया हुआ है। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 20 mm दिया हुआ है। नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। इसके लिए आपको क्या, किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 20 mm को मीटर में कन्वर्ट कराने के लिए डिवाइड करेंगे, 1000 से तुम्हें डिवाइड करना पड़ेगा। 1000 से क्यों सर, mm है, mm, सेंटीमीटर नहीं है, mm है। तो डिस्टेंस है 20 डिवाइड बाई 1000, कुछ इस तरीके से आएगा। अब क्या होगा, है ना, 20 डिवाइड बाई 1000, तो ये किस में बन गया, डिस्टेंस मीटर में बन गया। 20 mm में था, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। अब क्या करो, रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल करेंगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 भाई साहब नीचे ही रह जाएंगे। 0 0 कट गया और 2 1 था 2 5 था 10, 500 आ गया। यानी तुम्हें कम से कम 500 न्यूटन लगाना पड़ेगा फोर्स। अरे इतनी ताकत है तुम्हारे पास, फोर्स कितना लगाना पड़ रहा है तुम्हें, 500 न्यूटन। बोलेंगे सर जब इतना फोर्स लगाना पड़ रहा है तो स्पैनर का क्या काम है, रेंच का, तो रेंच का क्या काम है। इसीलिए रेंच जो होता है, अगर सही तुम्हें टर्निंग इफेक्ट चाहिए तो रेंच की लेंथ भी अच्छी ठीक ठाक होनी चाहिए। 20 mm बहुत कम हो गई लेंथ, बिल्कुल छोटी सी हो गई 20 mm, इतनी सी हो गई, इतने में क्या खुलेगा, है कि नहीं भाई। 20 mm हुआ तुम्हारा 2 सेंटीमीटर, बताओ 2 सेंटीमीटर कुछ खुलेगा, ताकत ही नहीं लगा पाओगे, तुम पकड़ ही नहीं पाओगे, ताकत तो लगाना छोड़ो, पूरा खत्म हो जाएगा। इसीलिए थोड़ा सा बड़ी, अगर तुम बड़ा डिस्टेंस लेते तो तुम्हें इतना फोर्स लगाने की ज़रूरत ना पड़ती,
तुम्हें इतना फोर्स लगाने की ज़रूरत ना पड़ती। ना पड़ती। अगर तुम समझो 20 सेंटीमीटर का लेते, सोचो अगर यही क्वेश्चन देखना, यही क्वेश्चन में भाई टाउ कितना है 10 nm है ना, हाँ 10 nm, कि वो जो बोल्ट को खोलने के लिए 10 nm का टर्निंग इफेक्ट चाहिए, और फोर्थ में पता नहीं है, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आपकी बार स्पैनर का 20 सेंटीमीटर है। आपकी बार थोड़ा सा बड़ा स्पैनर है, थोड़ा सा बड़ा स्पैनर थोड़ा सा, ठीक है ना। देखते हैं शायद फोर्स हमें कम लगानी पड़े, चलो देखते हैं। तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टॉर्क के नीचे टॉर्क रखा 10 nm, फोर्स वही तो हम ढूंढ रहे हैं, इंटू डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर नहीं चलेगा, 20 डिवाइड बाई 100 करके इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 0 0 कट गया, 2 1 2 2 5 10, तो यहाँ 5 नीचे आ गया है। अब क्या करेंगे, हमें फोर्स निकालना है, तो 5 फोर्स को जिसको निकालना है तो उसको तरह करो, बाकी सब हटाओ। तो यहाँ बच ही क्या आ रहा है, यहाँ तो 1/5 बच रहा है सिर्फ, तो 10 × 5 इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 नीचे बच रहा है डिवाइड में, 5 डिवाइड में चले, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 50 न्यूटन चाहिए फोर्स, देखो है ना। जहाँ मैंने स्पैनर थोड़ी लंबाई बढ़ाई, थोड़ी सी लेंथ बढ़ाई, देखो हमें ताकत कम लगानी पड़ रही है, हमें ताकत कम लगानी, और बड़ी लंबाई कर दोगे और कम ताकत बिल्कुल लगानी पड़ेगी। अब इसका मतलब क्या ताकत नहीं लगानी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कर देंगे ताकत नहीं लगानी पड़ेगी, क्या नहीं लगानी तो पड़ेगी। पॉइंट में आंसर है, लेकिन लगानी पड़ेगी। तो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट था और कितने मतलब आराम से हम लोग ने इसको डील किया है, कितना ईजी था। भाई ये याद रखना, एक तो कॉन्सेप्ट याद रखना, मैंने सिर्फ न्यूमेरिकल करना नहीं सिखाया है, मैंने इसको आपको फीलिंग भी दी है। पहले देखो स्पैनर 20 mm था, फिर मैंने 20 सेंटीमीटर किया और आपको मैंने फील कराया, देखो अब ताकत हमें कम लगानी पड़ रही है। हमने रिंग थोड़ा बड़ा लिया, तुम खुद ही इमेजिन करो, अगर इतना तुम्हें घरेलू पता है, हल्का फुल्का काम करते हो, छोटा सा स्पैनर छोटा सा रिंच रहेगा ना, वो अच्छा नट या बोल्ट नहीं खोल पाएगा। बड़ा लोगे ना, अच्छी ताकत लगेगी, अच्छी ताकत लगेगी। तो ये चीज़ याद रखना। और डोर का भी एग्जांपल ले सकते हो कि हैंडल देखो थोड़ा दूर लगाते हैं जिससे अच्छा टर्निंग इफेक्ट मिले। हैंडल बिल्कुल इंजस के पास लगा देंगे तो टर्निंग इफेक्ट अच्छा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये अब क्या करना, वीडियो पॉज कर करके जहाँ जहाँ मैंने न्यूमेरिकल करवाए हैं वो आपको करना पड़ेगा 2-2 3-3 बार। तो ये थी कहानी। अब अगला टॉपिक है हमारा, तो पहले यहाँ तक कर लेना, फिर अगले टॉपिक में मूव होना। अब अगला टॉपिक है हमारा प्रेशर, जो कि बहुत ज़बरदस्त टॉपिक होने वाला है, बहुत मज़ा आने वाली है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आपको पता चलेंगी, ठीक है। तो प्रेशर जो होता है, अगर मैं अगर फिजिक्स की लैंग्वेज में या फिर एक मैथमेटिक्स लैंग्वेज में अगर समझाया जाए आप लोगों को, तो हम कह सकते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है ना। तो प्रेशर का मतलब ही यही होता है कि अगर हम किसी बॉडी में किसी पर्टिकुलर एरिया में फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स उस पर यूनिट एरिया, मतलब एग्जांपल तौर पे मैंने ये मोबाइल रखा, ठीक है ना, ये मोबाइल मैंने रखा स्पेस के ऊपर, तो मोबाइल जो फोर्स लगा रहा है इस पर्टिकुलर एरिया में, तो पर यूनिट एरिया कितना फोर्स लग रहा है इस बॉडी में, उसी को बोलते हैं हम लोग प्रेशर। उसी को क्या बोलते हैं, प्रेशर। तो बहुत अच्छा समझना है, यहाँ पे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हमें ये पता चल रहा है इस फॉर्मूले से कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स हम लोग किस में लेंगे, न्यूटन में लेंगे, एरिया हम लोग किस में लेंगे, मीटर स्क्वायर में। यही तो हमारी एसआई यूनिट है, यही तो हमारी एसआई यूनिट है। तो न्यूटन मतलब फोर्स, एसआई यूनिट, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर। न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर को ही हम लोग पास्कल नाम बोलेंगे। क्या नाम बोलेंगे, पास्कल। इसका मतलब अगर प्रेशर का कोई भी जो आंसर आएगा उसकी जो यूनिट होगी वो पास्कल में ली जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बोला कि मैंने ना 12 न्यूटन फोर्स लगाया किसी 2 मीटर स्क्वायर एरिया में, 2 मीटर स्क्वायर एरिया में, 2 मीटर स्क्वायर एरिया में 12 न्यूटन फोर्स लगाया। तो बताओ उस 2 मीटर स्क्वायर एरिया में कितना प्रेशर लग रहा है, कितना प्रेशर लग रहा है। तो 2 1 2 6 12, तो 6 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, या फिर सबसे आसान 6 पास्कल कह लो आप। क्या कह लो, पास्कल आप कह लो,
पास्कल, ठीक है, साइंटिस्ट का नाम था पास्कल। तो अब फिलहाल इतना ज़्यादा हम डिटेल में भी नहीं जाएंगे, फिलहाल समझेंगे चैप्टर के कॉन्सेप्ट को। तो ये समझ में आ गया कि बेसिक अगर न्यूमेरिकल तुम्हारे पास आ गया तो यही ध्यान रखना कि फोर्स होना न्यूटन में हो और एरिया मीटर में हो। अक्सर न्यूमेरिकल में आप लोगों को थोड़ा सा यूनिट में फंसाता है, यूनिट फंसा देगा। हो सकता है एरिया सेंटीमीटर के हिसाब से दे दे, हो सकता है एरिया क्या हिसाब से दे दे, सेंटीमीटर के हिसाब से। चलो एक और कर लेंगे हम लोग। जैसे फोर्स तुम्हें दिया हुआ है 10 न्यूटन, एरिया तुम्हें दिया हुआ है, एरिया तुम्हें दिया 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ पे तुम लोग फंसोगे। कैसे फंसोगे देखो, हमें बोला प्रेशर निकालो, हमें फॉर्मूला आता था, हम खुश थे। हम क्या थे? खुश थे, हमें फॉर्मूला आता था। तो हमने क्या लगाया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स हमने लगाया 10, एरिया 5, फोर्स है 10 न्यूटन, एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि गलत हो जाएगा इसको सॉल्व करोगे। क्यों? क्योंकि न्यूटन जो है ये तो एसआई यूनिट है, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर ये तुम्हारा सीजीएस यूनिट है। प्लेटफॉर्म 1 होना ज़रूरी है, प्लेटफॉर्म 1 होना ज़रूरी। ये सॉल्व नहीं कर सकते हो जब तक के सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में ना बदलो। कैसे बदलेंगे सर? देखो हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है, ये हमें मालूम है। ओके सर, तो ठीक है ना सर। फिर हम क्या करेंगे, 10 न्यूटन और सेंटीमीटर स्क्वायर को 5/100 कर देंगे और ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा बोलो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आप ऐसे करोगे, डिवाइड कर दोगे 100 से, 5 को डिवाइड कर दो 100 से और बोलोगे सर 5 से डिवाइड मैंने 5 को मैंने 100 से डिवाइड कर दिया। बचपन में हम लोग ऐसे ही करते थे, सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए। तो लो बदल गया मीटर, मीटर 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 स्क्वायर है ये जस्ट मीटर नहीं है। बात समझो, अगर 5 मीटर होता, सॉरी 5 सेंटीमीटर होता और तुम्हें मीटर में बदलना होता तो आप करते क्या, 5/100। ठीक है यहाँ पर। लेकिन अगर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है और आपको मीटर स्क्वायर में बदलना है तो अपॉन 100 नहीं करोगे, अपॉन 2 बार 100 करोगे। क्यों 2 बार अपॉन 100 करोगे? क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। क्या लगा है? स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है ना, तो ये चीज़ का ध्यान देना है। इसी तरह तो ठीक इसी तरीके से अगर होता 5 mm का स्क्वायर और तुम्हें बदलना किसमें था, एसआई यूनिट के लिए, मीटर स्क्वायर के लिए, तो आपको पता था, क्या आपको पता था कि 5 mm से मीटर में जाने के लिए 5/1000 कर देंगे तो मीटर बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? मीटर में बदल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि 5 mm स्क्वायर को मीटर स्क्वायर बदलने के लिए अपॉन 1000 कर दोगे? नहीं, अपॉन 1000 हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर है तो एक बार और डिवाइड बाई 1000 करेंगे, 2 बार डिवाइड बाई 1000 करेंगे। तो 5/1000 इंटू 1000, मतलब 2 बार 1000 से डिवाइड किया। देखो हमने 5 को 2 बार। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना बहुत अच्छी तरीके से। इसी तरह अगर वॉल्यूम होता, मतलब मीटर mm क्यूब होता और मीटर क्यूब में बदलना होता तो 1 2 3 बार हम लोग डिवाइड करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है, वीडियो पॉज करके इस कॉन्सेप्ट को समझो। तो ठीक इसी तरह अगर यहाँ पर थे हम लोग, चलो mm में दिया हुआ है, समझ गए ना। ये वाला तो मैंने बता दिया कि एक बार डिवाइड बाई 100 नहीं करेंगे। सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर बदलने के लिए एक बार डिवाइड बाई 100 नहीं करेंगे। एक बार डिवाइड बाई 100 तो जब सिंगल यूनिट होती है, क्या 5 सेंटीमीटर को मीटर बदलना है तो 5/100 कर दिया। लेकिन 5 सेंटीमीटर स्क्वायर को 5 मीटर स्क्वायर में बदलना है तो 2 बार 100 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करेंगे। इधर 2 बार हमने 100 से डिवाइड कर दिया। इस तरीके से अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करो। 10 ये 100 डिवाइड है, ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना। जो नीचे वाला जो फ्रैक्शन होता है उसका डिनोमिनेटर ऊपर पहुंच जाता है। इंटू 100 डिवाइड बाई 5, समझ गए ना। तो 5 के नीचे जो था ये क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। ये सब छोटी मोटी चीज़ें आनी चाहिए। उसके बाद क्या करोगे यार, अब तो एसआई यूनिट हमने बदल लिया है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करना है। 5 1 5 2 10 100 2000 20,000 आ जाएगा। क्या 20,000 आ जाएगा? प्रेशर मतलब पास्कल। इज इट क्लियर नाउ? 20,000 पास्कल आंसर आ गया। तो मैंने इस न्यूमेरिकल के साथ ही साथ आपको यूनिट कन्वर्जन का भी कॉन्सेप्ट बता दिया है, तो पॉज करके समझ लेना कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। चलो
तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा इसी पर ही है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया पर ही है, फोर्स अपॉन एरिया। अब मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। ये कॉन्सेप्ट चलो नए पेज में ले लेते हैं। देखो यहाँ पे जिस करना है तो कॉन्सेप्ट समझो जरा, यहाँ से ध्यान से सुनना। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। भाई प्रेशर का और एरिया से क्या रिलेशन है? चलो अच्छा, प्रेशर और फोर्स का क्या रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन। कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन। मतलब कहने का ये है कि अगर फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। हाँ सीधी बात है। कैसे? ये पेन है, ये पेन को मैं ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा, चलो हाथ ले लो अपना, मैं अपने हाथ में ज़्यादा ज़ोर से फोर्स लगाऊंगा, ज़ोर से पेन को दबाऊंगा, तो तुम्हारे हाथ में ज़्यादा प्रेशर फील होगा कि नहीं होगा? हाँ सर, मैं फोर्स ज़्यादा लगाऊंगा तो प्रेशर भी ज़्यादा मुझे लगेगा। हाँ ये बात तो तुमने फील कर ली बहुत अच्छे से कि हाँ प्रेशर फोर्स का डायरेक्ट रिलेशन है कि फोर्स बढ़ाने से प्रेशर बढ़ेगा। अच्छा, प्रेशर और एरिया का कौन सा रिलेशन है? इनवर्स। क्यों इनवर्स है? अपॉन में है ना, कोई भी चीज़ इक्वल टू के डिनोमिनेटर में है तो जब तुम रिलेशन सेट करते हो इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन मतलब क्या है सर? इनवर्स रिलेशन मतलब ये है कि एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। आई बात समझ में? अगर हम एरिया बढ़ा देंगे तो प्रेशर घटेगा, या फिर एरिया घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ 1, ये 2, तो 1 2 है ना, 1 का 1 का 2 का 2। देखो एरिया बढ़ रहा है, हाँ सर बढ़ रहा है, वो प्रेशर घट रहा है। भाई इनवर्स रिलेशन है, एरिया बढ़ने से प्रेशर घटेगा। चलो अच्छा, एरिया कम हो रहा है, हाँ सर कम हो रहा है तो प्रेशर बढ़ेगा। कैसे सर? समझा तो दिया है फॉर्मूले से, लेकिन इसका मतलब इसको फील कैसे कराएंगे? देखो फील कराने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि मैं लूँगा एक पेन, चलो मेरे पास ये टेस्टर है, मैंने ले लिया टेस्टर ले लिया। अब मैं क्या करूँगा, ये जो टेस्टर का बैक साइड वाला जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, मैं अपने हाथ में से रखकर इस तरीके से ऊपर से 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ। कितना फोर्स लगा रहा हूँ? 10 न्यूटन। मैंने 10 न्यूटन फोर्स लगाया, ठीक है ना। कितना न्यूटन लगा रहा हूँ? 10 न्यूटन। तो मेरे हथेली में, पाम में एक प्रेशर फील हो रहा है। प्रेशर क्या हो रहा है? फील हो रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने पेन को इसको घुमा दिया, ऐसे कर दिया, इससे टेस्टर घुमा दिया। अब मैं 10 न्यूटन ही लगाऊंगा फोर्स, मैं फोर्स बढ़ाऊंगा नहीं, ध्यान रखना। मैंने प्रेशर की फोर्स कितना लगाया? 10 न्यूटन ही। पहले भी मैंने 10 न्यूटन लगा रहा था, अभी भी मैंने 10 न्यूटन लगाया। तो आप बताओ आपको क्या फील होगा? आपको हाथ में तेज दर्द फील होगा, एक प्रेशर फील होगा, मतलब यहाँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया था कि जब मैं 10 न्यूटन ऐसे लगा रहा हूँ और 10 न्यूटन ऐसे लगा रहा हूँ, तो यहाँ पर हमें ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा था। क्यों ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा था? अब एरिया में आ जाओ। यहाँ का एरिया और इस पॉइंट के एरिया फ़र्क है कि नहीं? यहाँ पर एरिया ज़्यादा था, एरिया ज़्यादा होना मतलब प्रेशर, एरिया ज़्यादा प्रेशर कम। एरिया और प्रेशर में इनवर्स रिलेशन है, एरिया ज़्यादा था। अब क्या हुआ कि एरिया हमने क्या कर दिया? कम कर दिया। तो एरिया कम प्रेशर ज़्यादा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, इसीलिए हमें प्रेशर ज़्यादा लग गया। तो काफ़ी सारी रीजनिंग आती है इस चैप्टर से, इसी फॉर्मूले से। तो जैसे रीजनिंग आ गया, रीजनिंग यह आ गई कि नाइफ जो होता है चाकू, उसके आगे में देखो, आगे का जो एरिया होता है उसको देखो शार्प किया जाता है, बोलते हैं ना चाकू में धार लगाया। तो चाकू में धार लगाने का मतलब क्या होता है? क्यों लगाते हैं? अगर उसमें धार ना हो तो कोई चीज़ जल्दी नहीं कटती है। इसके पीछे क्या रीज़न है बताइए? जब हम लोग चाकू में धार लगाते हैं तो धार लगाने का मतलब ये होता है कि चाकू में वन साइड चाकू में हम लोग एरिया कम करने की कोशिश कर रहे हैं। वन साइड चाकू में हम लोग क्या कम करने की कोशिश कर रहे हैं? एरिया। समझे नहीं समझे? आगे का जो चाकू का आगे का जो एरिया है ना, शार्प जो एक साइड है, तो वो उस साइड में हम लोग शार्प करके धार लगा के एरिया कम करते हैं।
तो जब हम उसका एरिया कम कर देंगे वन साइड का, अब वहाँ से काटने की कोशिश करेंगे तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, एरिया कम प्रेशर ज़्यादा। ऐसे एक नहीं बहुत सारे रीज़न है कि समझो कि कील है, कील नेल, कील में देखो आगे की तरफ देखो नुकीला क्यों होता है, एक तरफ मत्था चौड़ा होता है दूसरी तरफ नुकीला क्यों होता है, जहाँ पर से कील को अंदर लगाना होता है, नुकीला वाला सिरा वैसे रखते ना, ऐसे करके रखेंगे ना, ऐसे ऐसे तो नहीं रखेंगे ना, कील कैसे लगा, ऐसे रखना मतलब क्या हो गया मालूम है, तो बाजीगर में जॉनी लीवर वाला जोक हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं ऐसे रखते हैं, जिससे कि कील जब आगे से हम फोर्स लगाएं तो कील अंदर चली जाए। क्यों अंदर चली जाती, क्योंकि ये वाला एरिया कम, इधर का शार्प एरिया कम होता है ना, पॉइंटिंग पॉइंट एरिया कम से प्रेशर बहुत ज़्यादा लगता है, तो उतने ही फोर्स में ज़्यादा प्रेशर तो लगेगा और कील अंदर चली जाएगी। इस तरह एक नहीं दसियों रीज़न है। अक्सर देखते हो ना आप लोग कि कोई बड़ा ब्रिज है, भारी ब्रिज है, ब्रिज के जो पिलर होता है कुछ इस तरीके से पिलर होता है, देखो ये ज़मीन में कुछ इस तरीके से पिलर का जो बेस है ना थोड़ा चौड़ा बनाया जाता है। जैसे ब्रिज, अगर कोई ब्रिज जा रहा है तो बेस एरिया चौड़ा बनाया जाता है, थोड़ा सा एरिया फैला के बनाया जाता है। क्यों एरिया फैला के बनाया जाता है, इसलिए बनाया जाता है जिससे कि यहाँ पर क्या हो, एरिया बढ़ जाने से प्रेशर ज़मीन में कम लगे। अगर एरिया कम है उल्टा बना दिया, तो बड़े इंजीनियर तुमने उल्टा बना दिया, ऐसे बना दिया है ना, तो ये अंदर ज़मीन में धंस जाएगा, लोड से क्या होगा तो ज़मीन में पिलर धंस जाएगा, प्रेशर बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाएगा। तो ये तरीका गलत है, ठीक है ना, ये तरीका क्या है, गलत है। तो आपको ऐसा है कि इससे एरिया बढ़ जाए, एरिया बढ़ने से प्रेशर कम हो जाएगा और कोलैप्स होने से। और अक्सर देखो ट्रैक वाला ये आता है कि ट्रैक के नीचे, जैसे ट्रैक है, ये तो रेलवे ट्रैक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो बेस रखे रहते हैं, है ना, देखा होगा आपने, कुछ इस तरीके से रखे रहते हैं। ये बेस क्यों रखे रहते हैं, रेल की पटरी के नीचे बेस क्यों रखे रहते हैं, ऐसे ऐसे पत्थर के नीचे रखे रहते हैं। इसकी वजह क्या है कि अगर पटरी डायरेक्ट होती, पटरी क्या इतनी पतली सी है ना, एरिया कम, एरिया बिल्कुल कम, ट्रेन तो भारी भरकम है, फोर्स बहुत ज़्यादा आ रहा है, फोर्स बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो एरिया कम होने की वजह से प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ता, प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ता तो पटरी क्या होती, ज़मीन के अंदर कोलैप्स हो जाती, धंस जाती। बात समझ में आएगी नहीं आई। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एरिया एक इस तरीके से, जैसे ट्रैक है इस तरीके से एक बेस एरिया बढ़ाने की कोशिश करते हैं, बेस एरिया बढ़ाने की कोशिश करते, एरिया बड़ा बड़ा होगा तो प्रेशर उतना ज़्यादा नहीं लगेगा, प्रेशर ज़्यादा नहीं लगेगा तो कोलैप्स होने के चांसेस कम रहेंगे। बहुत जगह इसकी एप्लीकेशन है। अगर बस आपको कोई भी रीजनिंग आ जाए कि बताओ पटरी में ट्रैक में ऐसा क्यों होता है, या फिर चाकू होता है नाइफ, वहाँ आगे धार उस साइड को शार्प क्यों करते हैं, कुछ भी आ जाए तो रीजनिंग का आंसर करने का मैं बेस्ट तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले तो लगा दो फॉर्मूला, हाँ क्या लगा दिया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ये लगा दिया। मैं बता रहा हूँ रीजनिंग वाले क्वेश्चन को कैसे करना होता है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले फॉर्मूला लगा दिया, फिर आपने बता दिया देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड प्रेशर एंड इनवर्स रिलेशन बिटवीन एरिया एंड प्रेशर। व्हेन फोर्स इंक्रीज प्रेशर आल्सो गेट इंक्रीज, और या एंड व्हेन एरिया गेट इंक्रीज प्रेशर विल डिक्रीज, ठीक है ना, बिकॉज देयर इज इनवर्स रिलेशन। ये एक स्टेटमेंट दे दी, हाँ, फिर उसके आगे दैट्स वाई या सो दैट वॉट एवर, जिस तरीके से स्टार्ट करना, सो दैट हम लोग क्या करते हैं नाइफ में आगे शार्प साइड करते हैं जिससे कि एरिया उसका कम हो जाए और प्रेशर बढ़ जाए और कोई भी चीज़ कट करने के लिए आसानी हो जाए, ज़्यादा प्रेशर से कोई भी चीज़ कट हो जाती है। तो कितना आसान है रीजनिंग वाले क्वेश्चन को आंसर करना कि आपको पहले फार्मूला लगाना है, फार्मूले का मतलब बताना है कि फोर्स प्रेशर में क्या रिलेशन है और एरिया प्रेशर में क्या रिलेशन है। सीधा जो रीजनिंग पूछी गई वो रीजनिंग तुम्हें दे देना। तो कितना आसान तरीके से आपने, तो किसी भी तरीके का ये हो सकता है, ठीक है ना, किसी भी तरीके का हो सकता है, ये रीजनिंग आ सकती है, ठीक है। तो देखो ब्लेड, सीजर, सब यही तो है। सीजर में भी आगे देखो पॉइंट शार्प एजेस होते हैं, एजेस शार्प होते हैं, साइड शार्प होती हैं, तो उसका रीज़न यही होता है कि चीज़ कट जाए आराम से। काफ़ी रीजन, कोई भी रीजनिंग आ सकती है, तो आप आराम से। ये देखो डबल टायर वाला मसला वही है कि ट्रक के नीचे डबल टायर लगाते हैं, जिससे कि ट्रक अगर बहुत ज़्यादा लोडेड है और एक टायर होगा तो एक टायर का जो बेस एरिया भी कम होगा, इतना सा होगा ट्रक के कंपेयर में, इतना सा होगा, तो हो सकता है ट्रक का टायर बस्ट हो जाए या कोलैप्स कर जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 टायर लगा देते हैं इससे कि एरिया थोड़ा सा बड़ा हो जाए, एरिया बड़ा होने से प्रेशर कम लगेगा, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है,
तो इस तरीके से चैप्टर का एक पार्ट तो मैंने करा दिया कंप्लीट। अब क्या करना कि सेकेंड पार्ट जो है वो अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। तो वीडियो पॉज करके एक एक चीज़ जो मैंने समझाई उसको थोड़ा फील करना, और अपनी भी जनरल जो भी जनरल लाइफ है, जनरल प्रैक्टिसेस हैं, उससे उठाया करो चीज़ों को कि यार ये चीज़ ऐसे क्यों है, क्या यहाँ पे फोर्स अपॉन एरिया वाला ही कॉन्सेप्ट लग रहा है ना। इस तरीके से आप अक्सर स्टैंड होते हैं, स्टैंड में देखो बेस एरिया थोड़ा सा भारी जब स्टैंड होते हैं तो बेस एरिया बढ़ा के बनाते हैं। चीज़ों के डायग्राम में भी यही होता है, ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो ठीक है। तो चैप्टर को जो चैप्टर का एक पार्ट था मैंने करा दिया है, और काफ़ी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की। आप क्या करना, प्रैक्टिस करना, पीछे जो न्यूमेरिकल दिए हैं उन्हें फोर्स के, प्रेशर एंड एरिया के और टॉर्क वाले जो भी तुम्हें न्यूमेरिकल दिए उसको अटेम्प्ट करो, और मैं करवाऊँगा अगले लेक्चर में वो भी, ठीक है। लेकिन पहले आप लोग ना खुद से करिए।